आज का हमारा टॉपिक है तुजुक बाबरी या बाबरनामा। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में तुजुक बाबरी में क्या लिखा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तुजुक बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। यह चगताई तुर्की में लिखी गई है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में बाबर का फरगना की गद्दी पर बैठने का वर्णन है। इसमें फरगना के सूबे का विस्तृत वर्णन है और फरगना के प्रमुख शहरों का वर्णन है। द्वितीय भाग में जब बाबर फरगना को छोड़कर काबुल जीतने का प्रयास करता है, उसका वर्णन है और भारत पर आक्रमण करने का वर्णन है। तृतीय भाग में भारत के जीवन के बारे में वर्णन है। भारत की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति आदि के बारे में वर्णन है। बाबरनामा में भारत की बाबर के आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन दिया गया है। बाबर ने वर्णन किया है कि उस समय जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में प्रमुख 5 मुस्लिम राज्य थे: दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल और दक्षिण में बहमनी। दिल्ली में अफगानों का राज्य था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। इसी प्रकार गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासन था। मालवा का शासक महमूद द्वितीय था। बंगाल में नुसरत शाह का शासन था। इस प्रकार उसने उस समय के 5 प्रमुख मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। बहमनी राज्य इस समय विभिन्न हिस्सों में विभक्त हो चुका था। 2 हिंदू राज्यों का उसने वर्णन किया है जो उस समय प्रमुख शक्तिशाली राज्य थे। इनमें दक्षिण में विजयनगर राज्य था, जिसका शासक उस समय कृष्णदेव राय था। राजस्थान के मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक राणा संग्राम सिंह शासक था। वह भारत का एक प्रमुख शक्तिशाली शासक था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर के राज्य की सीमा राणा सांगा के राज्य की सीमा से लग गई थी। उसने इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। वह इब्राहिम लोदी के चरित्र के बारे में वर्णन करता है। वह कहता है कि यह इब्राहिम लोदी का कार्य व्यवस्थित नहीं है, यह उग्र स्वभाव वाला है। उसकी कठोर नीति के कारण अमीर एवं जो सूबेदार हैं या सरदार हैं, वो इब्राहिम लोदी से नाराज हैं और अफगान सरदारों के विद्रोह के कारण ही इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर हुई और बाबर इब्राहिम लोदी को हराने में सफल रहा। वह राणा सांगा के बारे में लिखता है कि राणा सांगा ने उसे इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और सांगा ने बाबर को यह आश्वासन दिया था कि जब वह इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करेगा, उस समय राणा सांगा बाबर की सहायता करेगा। बाबर यह आरोप लगाता है कि राणा सांगा ने विश्वासघात किया, इसलिए राणा सांगा को सजा देने के लिए उसने खानवा का युद्ध किया। बाबर ने भारत में उसके द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन किया है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध एवं घाघरा का युद्ध, इन चारों युद्धों का उसने वर्णन किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया था। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था और घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया था। उसने पानीपत के युद्ध की सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया है, अफगानों की सैन्य व्यवस्था का वर्णन किया है। वह लिखता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या कम थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बहुत अधिक थी और अफगानों के विद्रोह के कारण ही वह पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने में सफल रहा था। उसने पानीपत के युद्ध में और खानवा के युद्ध में कैसी युद्ध प्रणाली अपनाई, इसका भी वर्णन किया है। उसने तुलगमा युद्ध पद्धति का वर्णन किया है। बाबर ने भारत की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन तुजुक बाबरी में किया है। उसने भारत की पहाड़ियाँ, नदियाँ, झील, वन, मैदान आदि का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। नदियाँ उफान पर आ जाती हैं
और कई बार गांव उजड़ जाते हैं और उजड़ने के बाद पुनः गांव बस जाते हैं। वर्षा ऋतु के मौसम का बड़ा सुहावना वर्णन तो किया ही है, किंतु कहता है कि वर्षा ऋतु में तीरों में जंग लग जाती है, लोहे में जंग लग जाती है, इसलिए कई बार शस्त्र चलाना मुश्किल पड़ जाता है। उसने ये कहा है कि यहाँ पर बर्फ नहीं मिलती है, यहाँ स्नानागार नहीं है, यहाँ झरने कम हैं। वो बागों के बारे में भी वर्णन करता है। वो कहता है कि यहाँ के बागों में चार दीवारी करने का प्रचलन नहीं है। बाबर भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन करता है। भारत की संपन्नता के बारे में वो चर्चा करता है। वो कहता है कि भारत में सोने चांदी की बहुलता है। वह यहाँ के उन्नत उद्योग, व्यवसाय एवं कृषि व्यवस्था का भी वर्णन करता है। वो कहता है कि यहाँ के उद्योग और व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के कारीगर मिल जाते हैं। यहाँ कारीगरों की कोई कमी नहीं है, विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न कारीगर प्राप्त हो जाते हैं। वो यहाँ की कृषि व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। वो कहता है कि यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। उसने सिंचाई की व्यवस्था का वर्णन किया है, नहरों द्वारा सिंचाई का वर्णन किया है। वह राजस्व व्यवस्था के बारे में भी वर्णन करता है। वो कहता है कि किसान बनते कोशिश राजस्व देने से बचने की कोशिश करता है। वह यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल आदि के बारे में वर्णन करता है। वो कहता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार का बंदर होता है। वह नेवला, मोर, तोता आदि के बारे में भी वर्णन करता है। वो बाजोर के तोते के बारे में वर्णन करता है। वो फलों में आम के फल की प्रशंसा करता है। वह अन्य फलों के बारे में भी वर्णन करता है। अंगूर, तरबूज, नारंगी, संतरा, सेब, जामुन आदि के बारे में वो वर्णन करता है। वो चिरौंजी का भी वर्णन करता है। वो कहता है कि यहाँ अच्छे किस्म की रोटी बाजारों में नहीं मिलती है। वो कहता है कि यहाँ अच्छा मांस नहीं मिलता है, किंतु यहाँ अच्छे घोड़े नहीं मिलते हैं, इसका वर्णन भी उसने किया है। उसने गुलामों और वस्त्रों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। वह भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है। यहाँ के सामाजिक जीवन, रीति रिवाज आदि के बारे में वर्णन करता है। वो लिखता है कि यहाँ के लोग सामाजिक नहीं हैं, मिलनसार नहीं हैं, वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वो कहता है कि लोग सुंदर नहीं हैं यहाँ के। वह एक वर्ग विशेष के बारे में वर्णन करता है। वह दीवाटियों के बारे में वर्णन करता है कि जो दीपक लेकर चलते हैं और बड़े मैले कुचले कपड़े पहने हुए होते हैं। वो यहाँ की साहित्यिक गोष्ठियों का वर्णन करता है। वहाँ मदिरापान के लिए आयोजित होने वाली गोष्ठियों का वर्णन करता है। बाबर स्वयं मदिरापान करता था, वो इसका भी वर्णन करता है। वह एक अच्छा मित्र है, ऐसा उसने कहा है। उसने उल्लेख किया है कि उसके एक मित्र की मृत्यु पर वह 10 दिन तक लगातार रोता रहा। बाबर ने अपने चरित्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। वो कहता है कि वो एक अच्छा मित्र है, लेकिन शत्रुओं के लिए वो सबसे कठोर शत्रु है। उसने वर्णन किया है कि उसने किस प्रकार शत्रुओं को दंड दिया, कठोर से कठोर दंड दिया। वह अपनी शारीरिक क्षमता के बारे में बताता है। वो कहता है कि भारत की नदियों को उसने तैरकर पार किया। वो कहता है कि उसने 2 बार गंगा नदी को तैरकर पार किया। इस प्रकार अपनी शारीरिक शक्ति का वर्णन करता है। वो केवल अपनी प्रशंसा ही नहीं करता, वह अपनी कमजोरियों को भी प्रदर्शित करता है। अच्छाइयाँ एक तरफ बताता है, एक तरफ अपनी कमजोरी का वर्णन भी करता है। वो कहता है कि वो कई बार रात्रि में जागकर सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था भी किया करता था। बाबर भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में भी वर्णन करता है। यहाँ के धार्मिक स्थलों, पवित्र स्थानों, मंदिरों, देवालयों आदि के बारे में भी वर्णन करता है। लोगों के धार्मिक रीति रिवाज पर भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का वर्णन बाबर ने अपने तुजुक बाबरी में किया है। वह भारत की कुछ अच्छाइयों की बात भी करता है। भारत में जो उसने कमियां देखी है उसका भी वर्णन करता है। जैसे वो कहता है कि भारत के लोग कम आमोद प्रमोद वाले लोग हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उसके वर्णन में कुछ समय की घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है और कुछ घटनाओं के बारे में वह छुपा जाता है।
जैसे 1508 से 1519 तक की घटनाओं के बारे में उसने वर्णन नहीं किया है। इस प्रकार तुजुक बाबरी में तमाम तरह की कमियां होते हुए भी तुजुक बाबरी उस समय की तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और स्वयं बाबर के चरित्र एवं उनके बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है।